हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रकाश का अपवर्तन है, उससे संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। उसी के आगे का पोर्शन है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको लाइक कर देता हूं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मान लो ये एक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब हो गया। यदि कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये मान लिया विरल माध्यम, ऊपर वाला मान लिया हमने कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, जिसको माध्यम 1 कहा, और नीचे वाला हमने मान लिया सघन माध्यम, जिसको माध्यम 2 कहा, माध्यम 2 का, यानी कि दोनों माध्यम अलग अलग हैं। ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, ये किरण आपतित किरण। तो हमने ये पढ़ा कि माध्यम अलग होने के कारण, यानी कि दोनों का अलग अलग माध्यम है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश के अपवर्तन का कारण हमने पढ़ा प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। हमने वहाँ पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो वो अपवर्तित होने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा, यदि कहने का मीन्स कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और यदि विरल से सघन में आ रही है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, ये हमने पढ़ा। और इसमें हमने एक नियम भी लिखा था, जिसको क्या पढ़ा था, स्नेल का नियम। क्या पढ़ा था, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम जो था उसका मैं बता दूं थोड़ा सा, क्या था, स्नेल के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई है तो आपतन कोण की ज्या, जिसको साइन आई लिखा, अपॉन में अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक, जिसे लिखा था n/1। क्या लिखा था, n/1, यानी कि ये जो था इसको हमने पढ़ा अपवर्तनांक। जो क्या पढ़ा जाएगा, n/1 का मतलब क्या है, n/1 का मतलब है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, हमने इसको पढ़ा। ठीक, तो ये था आपका n/1। यदि आप ऐसा लिखा हुआ होता n/2, क्या लिखा हुआ होता, n/2, तो इसको क्या पढ़ते हम, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, और फिर इसी को हमने लिखा था आगे, इसको सोल्व किया था तो बताया था, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें इसको लिखा था n/2/n1, यानी कि यहाँ पहले 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 1 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसी को। तो ये था स्नेल का नियम। अब इसी में हम आगे डिस्कशन करें प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है उसका हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। मान लो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं n/1, स्थिरांक का मान n/1, जिसको क्या लिखा हमने, साइन आई अपॉन साइन आर। ऐसे ही यदि प्रकाश की किरण अब आपकी कहाँ जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, कहाँ जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं n/2। क्या लिख सकते हैं, n/2, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी विरल से सघन में आ रही है, अब उल्टा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए कि यहाँ से सघन से कहाँ जाएगी, विरल में, तो ये ऐसे आएगा आपका। ठीक है, तो इस अवस्था में उसको n/2 लिखेंगे। तो जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, किसका, n/1 और n/2 का गुणा करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा।
इसको बोलते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यदि इसमें हमें जैसे ये मान दिया हुआ है और ये पूछा तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यानी कि जब प्रकाश की दिशा है वो बदल दी जाए, पहले मान लो विरल से सघन में आ रहा है, फिर हम बदल दें, कहाँ चला जाए, सघन से विरल में चला जाए, तो उसकी दिशा बदल गई है। ठीक है, तो उसको हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अब आगे देखिए, एक चीज़ और है जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, निरपेक्ष, क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो इसको मैं पहले परिभाषित कर दूं। ठीक है, इसको लिखा गया n, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n। ठीक है, किसी भी जैसे जल का निकालना है या फिर आपका हीरे के लिए हो, ठीक है, अलग अलग के लिए हो, तो उसके लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखा गया निर्वात में, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल भाग में माध्यम में, यानी कि जो माध्यम हम उपयोग में ले रहे हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया? निर्वात में प्रकाश की चाल, भाग में जो हमने माध्यम लिया है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल है उसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? c से। और माध्यम में मान लो वेग कितना है, v, तो n बराबर कैसे डिफाइन करेंगे, c/v, जहाँ पर c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, वो कहाँ होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद यदि हम किसी भी माध्यम में चले जाएंगे तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की तुलना में कितनी गुना कम हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अधिकतम यहाँ पर कहाँ मिलेगी, हमें निर्वात में मिलेगी, और हमने कोई माध्यम ले लिया, उस माध्यम में हमें निकालनी है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, उसको डिफाइन किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, उसी को डिफाइन किया जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में। ठीक है, अब हम बात करें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के लिए कितना होता है। निर्वात के लिए सर्वाधिक जो मान होता है प्रकाश की चाल में, प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में जो अपवर्तनांक है उसका मान कितना होता है, तो निर्वात में अपवर्तनांक का मान होता है 1। कितना होता है, 1। और वायु जो है, वायु के लिए जो होता है अपवर्तनांक का मान वो होता है 1.0003 के बराबर। यानी कि निर्वात में अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा, तभी प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा। जैसे माध्यम आएगा, क्या आएगा, माध्यम, तो अपवर्तनांक जो है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसका मान बढ़ जाएगा, और उसका मान बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में ये हो गया निर्वात में, और ये हो गया वायु में। तो यहाँ पर निर्वात तो नॉर्मली नहीं यूज होता, हमें जो मिलता है वो वायु ही मिलती है। तो यहाँ पर जो हम निर्वात यूज कर रहे हैं उसको वायु भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मान लगभग समान है, 1.0003, जो कि बहुत ही 1 के लगभग बराबर है। इसलिए वायु को ही क्या डिफाइन कर दिया जाता है, निर्वात। एक्चुअली में निर्वात में तो 1 होती है, वायु के लिए पूछ लिया जाए तो ये लिखना है। लेकिन यदि एग्जाम में आ जाए निर्वात की जगह वायु आ जाए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली निर्वात के लिए कितना होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 होता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक यदि पूछी जाती है आपको तो वो कहाँ पर होती है, निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ हमने 2 लिखे। अब हम बात करें जल की, कि जल के लिए अपवर्तनांक जो होता है, जिसको हम Ng लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं Na। क्या है, ये एयर के लिए। ठीक है, N का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, किसके लिए, एयर के लिए। ये हो गया जल के लिए, लिख रहे हैं तो W लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वाटर हो गया, तो NW मीन्स ये लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको दे रखा है, और निरपेक्ष दे रखा तो किसके सापेक्ष,
निर्वात के सापेक्ष दिया हुआ मिलेगा। किसके सापेक्ष दिया हुआ मिलेगा? निर्वात के सापेक्ष। इसको अभी डिफाइन कर देते हैं कैसे आएगा। मान लो कि जैसे अभी बता देता हूँ कि ये अभिलंब हो गया, यहाँ निर्वात है, यहाँ क्या है? निर्वात। और निर्वात से प्रकाश की चाल जैसे यहाँ चली गई तो ये आपतन कोण आई हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण ये आर हो गया। ठीक है, ये हमने मान लिया निर्वात है और ये क्या है? नीचे जल हो गया। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? N2 ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, तो इसको डिफाइन करेंगे N2/N1। N2 कौन सा आपका? N2 के लिए डिफाइन करें तो इसका मान आएगा आपका निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, तो किसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना है वही हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो NW क्या है? वाटर के लिए, जल के लिए, इसका मान होता है 1.33। ये मान याद रखने होंगे। फिर है N ग्लास के लिए यानी कि कांच के लिए, यदि पूछ लिया जाए कांच के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, किसके लिए? कांच के लिए पूछ लिया जाए तो कांच के लिए होता है 1.5। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है? हीरे का होता है। तो हीरे का कितना होता है? 2.418। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है हीरे के लिए। कितना होता है? 2.418 के इक्वल। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है उसी को हम डिफाइन करते हैं किससे? निरपेक्ष अपवर्तनांक से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब इसका हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? N = लिखा C/V। तो यहाँ पर देखिए ये मान तो नियत हो गया, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो तो नियत हो गया। तो जो N है वो किसके ऊपर डिपेंड है? 1/V। किसके ऊपर डिपेंड है? V के ऊपर, यानी कि प्रकाश की चाल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर यदि V का मान, किसका मान? V का मान बढ़ जाएगा तो N का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। V का मान बढ़ जाएगा तो N का मान घट जाएगा आपका, यानी कि प्रकाश की जो माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ रही है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कम हो जाएगा। ऐसे ही यदि V डिक्रीज हो गया तो N क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, N इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही N जो है हम पढ़ें तो यहाँ पर एक और आता है कि V = N या N लैम्डा n लेकर के हम लिख दें V = चलो इसको लेने तो ऐसे बता देते हैं यहाँ पर, यदि V इंक्रीज होगा तो N क्या होगा? डिक्रीज। N क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, V घटेगा तो N क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, अब इसी के अनुसार यहाँ पर जो V है वो समानुपाती होती है लैम्डा के। किसके समानुपाती होती है? लैम्डा के। लैम्डा क्या है? लैम्डा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, कि यहाँ पर लैम्डा अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ये V चाल है तो इस V की जगह ये रख दूँ तो ये आ जाएगा 1/λ। तो यहाँ से भी क्या रिजल्ट आएगा? यदि लैम्डा बढ़ेगा तो N क्या होगा? घटेगा, और यदि लैम्डा घटेगा तो N क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, या इससे जो आपका ये है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है कि आपको ये कहा जाता है कि एक ग्लास है, सेम है, उसका जो कलर है वो डिफरेंट है, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, तो बताइए उनमें अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा? तो उसके लिए हमें लैम्डा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लैम्डा। लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का। तो लाल रंग का ज़्यादा हो गया तो लैम्डा ज़्यादा होगा तो ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक में। तो ध्यान रखना, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो जो माध्यम हमें दे रखा है उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उस चाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जो प्रकाश का वेग कहें या चाल कहें, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे डिफाइन करते हैं कि निर्वात के सापेक्ष या वायु कहें, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक से डिफाइन करते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला इसमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का ऊपर उठा हुआ
दिखाई देना, दिखाई देना, यानी कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जो घटना है ये वाली, सूर्योदय व सूर्यास्त जब होता है तो वो सूर्य हमें ऊपर उठाई देता है। उसका कारण यदि पूछा जाए तो कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब वो होता कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करें। तो मान लो ये हमने डिफाइन किया, ये हमने ले ली अर्थ, ये क्या ले ली? पृथ्वी, अर्थ ले ली, ठीक है। और ये हो गई क्षितिज रेखा, कौन सी? क्षितिज हो गई, क्षितिज हो गया, ठीक। अब मान लो यदि सूर्य क्षितिज रेखा के ऊपर होता है, क्या होता है? इस रेखा के जो क्षितिज लाइन है, जो रेखा है उसके ऊपर होता है तो वो हमें दिखाई देता है। और जैसे ही सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे चला जाता है हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? इसका कारण क्या? देखो, मान लो सूर्य यहाँ पर है, इस पोजीशन में है सूर्य, तो यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ खड़ा हुआ है, तो यहाँ से सीधी प्रकाश की किरणें इसके पास पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे पहुँच जाएंगे। जब सूर्य कहाँ होगा? क्षितिज के ऊपर होगा, तब हमें सूर्य दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है तो क्या होता है? तो क्या वो हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? उसी का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और वही क्या है? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वही कारण प्रकाश का अपवर्तन का। तो मान लो कि यहाँ पर जैसे सूर्य यहाँ चला गया, कहाँ चला गया? क्षितिज के जो लाइन है उसके नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, वही पोजीशन। तो यहाँ से सूर्य की जो किरणें आएंगी, मान लो यहाँ से किरणें आएंगी तो वो ऐसे सीधी निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी सीधी, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। आप क्या होगा? दिखाई, यानी कि सूर्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है तो भी हमें दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका कारण क्या है। यहाँ पर ये सूर्य हमने मान लिया क्षितिज के नीचे है और हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल। तो ये तो हो गया अभिलंब, यानी कि पृथ्वी की सतह पर अभिलंब हो गया। ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया वातावरण। क्या हो गया? वातावरण। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या हो गया? वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक। अब देखिए ये अभिलंब है, ये वातावरण है। तो ये जो वातावरण वाला माध्यम होगा ये कैसा माध्यम हो जाएगा? ये जो माध्यम है यहाँ वाला, ये सघन माध्यम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सघन माध्यम। और जो सूर्य से किरणें आएंगी, यहाँ से किरण आ रही है, ये तो है ना कि पास में सूर्य बहुत दूर है, तो जो किरणें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? विरल माध्यम से। कहाँ से आएंगी? विरल माध्यम से हमारे पास पहुँचेंगी, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे किसके ऊपर? अभिलंब के ऊपर आपतित हो गई, ठीक है। अब हमें पता है ये आपतित हो गई इस प्रकार से। अब हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आती है? सघन माध्यम में आती है, तो वो किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि जाना तो ऐसे चाहिए था इसको, इस प्रकाश की किरण को ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी? अभिलंब ऐसे, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि ऐसे न जाकर के कुछ ऐसे इधर मूव कर जाएगी, इधर आ जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी के ऊपर, तो यहाँ पर उसको ऐसे आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। एक्चुअल में जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्यों? विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है? प्रकाश की किरण कहाँ रही है? प्रकाश जो विरल माध्यम से कहाँ आएगा? सघन माध्यम में। तो विरल से जब सघन माध्यम में आएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो अब उसको क्या होगा कि यानी कि ये प्रकाश की किरणें जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति को दिखाई देगा, लेकिन सूर्य तो यहाँ है, तो उस व्यक्ति को जो एक्चुअल कंडीशन है वो ऐसे दिखाई देगी। इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर यानी कि इस पोजीशन के ऊपर सूर्य उसको प्रतीत होता है कि सूर्य यहाँ न होकर के कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये तो सूर्य की क्या है? रियल
कौन सी कंडीशन है? रियल, वास्तविक स्थिति है। कौन सी स्थिति है? वास्तविक स्थिति सूर्य की, ठीक है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये कैसी स्थिति है? आभासी स्थिति है। कैसी स्थिति है? आभासी, ठीक है। तो क्या होता है, विरल माध्यम से जब प्रकाश आता है विरल से सघन में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो उसको जब हम यहाँ पर झुक गया, इस प्रकार से आ गया, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो सूर्य की रियल स्थिति, रियल कंडीशन तो ये है, लेकिन वो कुछ ऊपर यानी कि इस क्षितिज रेखा के ऊपर दिखाई देने लगता है। रियल में यहाँ होता है लेकिन दिखाई यहाँ देता है। कौन सी घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब इसी घटना के कारण यही आपका सूर्योदय में होता है और यही कंडीशन किस में होती है? सूर्यास्त। दोनों ही स्थिति में देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि जब सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, तो जैसे मान लो सूर्योदय हो रहा है, तो उसमें जो समय लगता है यानी कि कितने मिनट तक हमें दिखाई देता है, यानी कि क्षितिज के नीचे वो चला गया सूर्य, लेकिन कितनी मिनट तक हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या हमें रियल में न होकर के आभास होता है कि इसके नीचे लेकिन फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है। तो वो जो समय है वो समय कितने मिनट का होता है? वो समय 2 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 2 मिनट का होता है, यानी कि जब सूर्योदय होता है मान लो, ठीक है। ऐसे जब सूर्यास्त होता है तो उसमें भी हमें कैसा दिखाई देगा? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो उसमें भी समय कितने का होता है? उसमें भी 2 मिनट का समय होता है, यानी कि 2 मिनट तक हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो टोटल समय कितना होगा? टोटल समय होगा 4 मिनट का, यानी कि 2 मिनट तो सूर्योदय में और 2 मिनट सूर्यास्त में आपका। तो टोटल समय जो हुआ वो 4 मिनट का। तो जो दिन का समय है उसमें कितने का परिवर्तन हो गया? 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सूर्य क्षितिज के नीचे, क्षितिज रेखा उसके नीचे चला जाता है, फिर भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि रियल में तो यहाँ है, लेकिन हमें यहाँ आभास उसका होता है कि सूर्य यहाँ न होकर के यहाँ पर है। वो घटना कौन सी है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये है हमारा आज का लेक्चर था। अगले जो इसके और नियम या हम कहें कि और इससे उदाहरण जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।